गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कैसे आप उनकी नेमिंग कर सकते हैं, हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? Carboxylic acids are the organic compounds containing COOH as functional group। जिन compounds में COOH functional group present होता है उनको हम कहते हैं carboxylic acids। तो जो ये COOH group होता है that is made up of टू ग्रुप्स। आप देखिए ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। दिस इज मेड अप ऑफ टू ग्रुप। फर्स्ट वन इज कार्बोनिल ग्रुप एंड सेकंड इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ आप यहाँ पर OH ग्रुप लगा दें तो दैट बिकम COOH। तो दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इन जनरल COOH containing compounds are called carboxylic acids. These carboxylic acids may be aliphatic or aromatic। अगर आपका ये ग्रुप जो COOH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये R ग्रुप के साथ अटैच होगा, R के साथ या H के साथ, तो वो आपके हो जाएंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप इस ग्रुप को अटैच कर देंगे विद AR यानी कि एराइल ग्रुप के साथ कर देंगे आप, तो वो आपका हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, आगे अभी एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इन सब के। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। सबसे सिंपल आपका है HCOOH। H आपका प्रेजेंट है। दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है क्योंकि ये एक एंट थी जिसका लैटिन में फॉर्मिका हम बोलते हैं, उसके डिस्टिलेशन से इसको प्रिपेयर किया गया था, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं कॉमन में। IUPAC में दिस इज मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही जो नेक्स्ट है CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं कॉमन नेम में क्योंकि एसिटम वर्ड से बना है ये। एसिटम मीनिंग विनेगर। तो जो विनेगर होता है दैट इज 8 to 10% सॉल्यूशन ऑफ दिस इथेनोइक एसिड और यू कैन से एसिटिक एसिड। देन अब ये आपके 4 कार्बन एटम हो गए। ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये तीनों आपके हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देन अगर आपने एराइल ग्रुप लगा दिया तो ये आपका बन गया C6H5COOH। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। ये आपका हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम करते हैं कि कैसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग करनी है। तो आपको पता है हर कंपाउंड के आप 2 नेम्स लिख सकते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखने के लिए आपके रूल्स होते हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का नाम लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, उस एल्केन के नेम में से E को स्ट्रक ऑफ कर देना है, E को काट देना है और उसके पीछे सफिक्स आपने लगा देनी है ओइक एसिड। तो एल्केनोइक एसिड आपका IUPAC नेम रहेगा। तो फर्स्ट मेंबर इज HCOOH। तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन वाला एल्केन आपका मीथेन होता है। मीथेन की स्पेलिंग का E आपने हटाना है और ओइक एसिड लगा देना है। तो दिस इज मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्मिक एसिड। देन CH3COOH, 2 कार्बन आ गए तो इथेन, इथेन का E हटाना, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। देन नेक्स्ट में 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड इज प्रोपियोनिक एसिड। 4 आपके कार्बन एटम हैं तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा और आपका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका था कि कैसे आप उनकी नेमिंग कर सकते हैं। अब आपके कुछ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एरोमेटिक हैं ये ऊपर वाले ये दोनों। एक मैंने आपको पहले बताया C6H5COH बेंजोइक होता है। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पर एक और COOH ग्रुप लगा दे दैट कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। और अगर आप जो है पैरा पोजीशन पे कर दें इन COOH ग्रुप की, दैट इज नोन एज टेरिथैलिक एसिड।
ठीक है। देन आपके ये कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप देख रहे हैं एलिफेटिक हैं, ऊपर वाले दोनों एरोमेटिक थे। तो COOH COOH ऑक्जेलिक एसिड है ये, दो अगर COOH ग्रुप आपके अटैच होते हैं तो दिस इज़ ऑक्जेलिक एसिड। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो आप 1 2 करेंगे, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, 2 कार्बन वाला इथेन होता है। तो इथेन का अब E भी रहेगा 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है, क्योंकि D आ गया आपका, वोवल से स्टार्ट नहीं है ये, तो आपका E स्ट्रक ऑफ नहीं होगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड इसका नेम हो जाएगा। देन दिस कंपाउंड, दिस इज़ नोन एज मेलोनिक एसिड, 3 कार्बन वाला। 4 को हम सक्सीनिक एसिड, 5 अगर कार्बन एटम ये आपके प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ऐसे ही 6 अगर आपके होते हैं, दिस इज़ नोन एज एडिपिक एसिड। देन हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट मेथड है आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से। तो प्राइमरी अल्कोहल्स को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या क्या रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ पोटाशियम परमैंगनेट, यू कैन यूज़ CrO3, जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं हम, एसिडिक मीडियम में इसको यूज़ करते हैं। यू कैन टेक नाइट्रिक एसिड, यू कैन आल्सो टेक पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इन सब से आप रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। जैसे ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH, तो जितने इस स्टार्टिंग अल्कोहल में कार्बन एटम होंगे उतने ही कार्बन एटम वाला आपका एसिड मिल जाएगा। जैसे आप इथेनोइक एसिड लेंगे, इथेनॉल लेंगे तो यू विल गेट इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ये रिएक्शन होती है, आपको पता है अल्कोहल्स एल्डिहाइड में चेंज होते हैं, एल्डिहाइड फिर उसके बाद अपने आप एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली यू विल गेट एसिड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड मैंने यही लिखा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एल्डिहाइड्स को हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट है, उससे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये आपका बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपका अल्कोहल्स को एसिड में नहीं कन्वर्ट कर सकता, कीटोन्स को एसिड्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ओनली इट कैन कन्वर्ट एल्डिहाइड्स इनटू एसिड्स। तो RCH जो आपका है आपका बन जाएगा RCOOH। द नेक्स्ट मेथड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब जो कीटोन्स हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप कर सकते हो ऑक्सीडाइज। आप हॉट KMnO4, हॉट पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले सकते हो एंड यू विल गेट मिक्सचर ऑफ एसिड्स। जैसे क्योंकि ये देखो आपका है RCOCH2R-, सपोज करो ये कीटोन है, तो यहाँ से आपका ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ एक आपका बन गया RCOOH और यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये बन गया एक आपका R-COOH। तो यहाँ भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अगर आपको बहुत ही डिटेल में देखनी है तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से एक वीडियो लेक्चर है, आप उसको देखिए। वहाँ मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि ऐसे अगर आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो कैसे आपने पॉपऑफ्स रूल को कंसीडर करते हुए एसिड्स बनाने हैं। फिलहाल यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। देन सेकंड है आपके मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं? जिसमें आपके COCH3 ग्रुप हो। तो मिथाइल कीटोन्स को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ट्रीट करते हैं तो वो एक नेम रिएक्शन होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। और अगर आपने आयोडीन लिया है तो उसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल देते हैं क्योंकि उस टाइम आयोडोफॉर्म के PPT बनते हैं येलो कलर के। तो ये आपने लिया कोई भी, देखो ये आपका मिथाइल कीटोन है, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है आपका, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, ठीक है। सबसे पहले आपने हेलोजन NaOH के साथ उसको ट्रीट करना है और उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस करनी है।
तो ये आपका जो ArCOCH3 है इसका तो एसिड बन जाएगा एंड यू विल गेट हेलो फॉर्म। अगर यहाँ आप आयोडीन लेते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा CHI3, यू विल गेट येलो PPTs ऑफ आयोडोफॉर्म। तो दिस इज़ नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मिथाइल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हो आप बाय यूजिंग NaOH एंड I2. Then we move on to next method. Fourth, you can prepare by oxidation of alkyl benzenes. alkyl benzenes की oxidation से कर सकते हो। नेम से ही पता चल रहा है आपको, जो आपका बेंजीन रिंग है उसके ऊपर आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप आप लगाएंगे और आपने ये जो रिएक्शन करनी है ये आपने KMnO4 के साथ करनी है। अल्कलाइन KMnO4 के साथ भी कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ भी कर सकते हैं, और इवन डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हो जाती है, और क्रोमिक एसिड के साथ, जॉन्स रिएजेंट के साथ, सबके साथ आपकी ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। तो होगा क्या आपका, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, इस जब भी आप ऐसी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपकी एरोमेटिक रिंग को तो कुछ नहीं होगा, एरोमेटिक रिंग तो एज सच रहेगी, सिर्फ आपकी जो भी साइड चेन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी COOH ग्रुप में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। कार्बन एटम का कितना भी नंबर हो चेन में, देखिए यहाँ 1 है तो भी COOH बना है। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ 4 कार्बन एटम है साइड चेन में, 4 वाला भी आपका COOH में चेंज होगा। ये लास्ट में 2 कार्बन एटम है और आप देखिए 2 कार्बन एटम वाले से भी आपका COOH ही बनेगा। तो इन जनरल आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी आप एल्काइल बेंजीन्स के ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड आपका बनेगा। आप चाहे टोल्यूमिन ले ले, चाहे इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, साइड चेन में कितने भी कार्बन एटम हो उसके ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू COOH। द नेक्स्ट मेथड है बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने बहुत डिटेल में रिएक्शन की हुई है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, दिस इज़ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr। कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ R और Mg के बीच में आपकी CO2 ऐड हो जाएगी। तो दिस एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड RCOOMgBr, जिसकी आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। तो आपका ये यहाँ से ब्रेक हुआ, H यहाँ लग जाएगा और OH आपका यहाँ लग जाएगा। तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। द नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं आपके साइनाइड, साइनो कंपाउंड्स। तो साइनो कंपाउंड्स की आप चाहे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें चाहे अल्कलाइन मीडियम में करें, दे कन्वर्ट इनटू एसिड्स, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है, अब ये जो साइनाइड्स आपको लेने हैं, ये साइनाइड्स आपको कैसे बनाने होते हैं, ये साइनाइड्स आपको बनाने होते हैं एल्काइल हेलाइड से। जैसे ये अभी रिएक्शन देखिए, ये एल्काइल हेलाइड मैंने लिया है, एल्काइल हेलाइड की सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करनी है आपने, कॉपर साइनाइड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बना लेना है नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड। उस साइनाइड कंपाउंड की देन आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं सपोज करो, तो एसिड बनेगा, एसिड का साल्ट बन जाएगा क्योंकि बेसिक मीडियम आपने लिया है। देन उसकी आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देना तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलेगा और जो एसिड मिलेगा उस एसिड में एक कार्बन ज़्यादा होगा जो कि आपका स्टार्टिंग एल्काइल हेलाइड में था। एल्काइल हेलाइड से एक कार्बन, ये आपका ब्रोमोब्यूटेन है और ये देखो आपको पेंटेनोइक एसिड मिला है। तो विद 1 कार्बन मोर वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। देन 7th मेथड है आपका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स।
एसिड डेरिवेटिव्स आपके 4 होते हैं, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। सारे एसिड डेरिवेटिव्स अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से हो जाती है और ऑर्डर आपका रहता है कि एसिड क्लोराइड आपके सबसे जल्दी ईजीली हाइड्रोलाइज होते हैं, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर्स एंड देन एमाइड्स। तो ये ऑर्डर हम आपका एसिड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में करेंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी आप एसिड डेरिवेटिव लो, उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑल विल चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज हो जाएंगे और आपके सिर्फ साइड प्रोडक्ट जो है वो डिफ़र करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में मैंने एस्टर लिया है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस की तो एसिड और एल्कोहल बन जाएगा। देन सेकेंड रिएक्शन में ये एमाइड है, एमाइड की से आपका एसिड बन गया और अमोनियम आयन आपका बना। एसिड क्लोराइड से आपका एसिड बन जाएगा, HCl बनेगा, साथ में साइड प्रोडक्ट लिखना रह गया है। देन एसिडिक, ये आपका लिया आपने एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो 2 मॉलिक्यूल्स आपको एसिड के मिलेंगे। तो एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू एसिड्स। The next method is by hydrolysis of trihalides. ट्राईहेलाइड्स जो आपके हैं, ट्राईहेलाइड्स का मतलब कि 111 ट्राईहेलाइड है, ये कार्बन के साथ आपके 3 हेलोजन लगे होने चाहिए, यहाँ आपके कुछ भी R ग्रुप हो तो ये 111 ट्राईहेलाइड है। तो 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो ये OH से रिप्लेस हो जाएगा। अब एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप एक कार्बन एटम पे हो तो 1 स्टेबल होता है, तो यहाँ तो 3 हो गए हैं, तो दे इमीडिएटली विल लूज वाटर, उनसे एकदम से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट एसिड। ये साल्ट की फॉर्म में मिलता है क्योंकि आपने KOH यूज़ किया है हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में करते तो डायरेक्ट आपको एसिड ही मिलता, और अगर आपको साल्ट मिल गया तो जस्ट हाइड्रोलाइज इट, यू विल गेट एसिड, ठीक है। तो ये आर आपका यहाँ पर एलिफेटिक भी हो सकता था और एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई भी लेंगे तो सेम आपका प्रोडक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से आप बना सकते हो, दिस इज़ कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में आपने क्या करना है, एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ ट्रीट करना है अप्रॉक्स 673 केल्विन पर, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H3PO4 फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट लेना है। तो जैसे आपने इथीन ली, इथीन में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, 673 केल्विन है तो ये अपने आप ही स्टीम की फॉर्म में होगा, एंड फास्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट। तो यू विल गेट, आपके देखो यहाँ 2 कार्बन एटम थे, एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा वाला एसिड आपको मिलेगा, दैट जो कार्बन है दैट कम्स फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2 वाला लेंगे तो आपका 3 वाला बनेगा, अगर आपकी एल्कीन 3 वाली होती तो ये 4 वाला आपका बन जाता, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, एल्कीन्स की हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। तो दिस इज कोच रिएक्शन। द नेक्स्ट मेथड है यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एल्कोक्साइड्स। एल्कोक्साइड्स से आप प्रिपेयर करें तो आपका, जैसे आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया, ये RONA है सोडियम एल्कोक्साइड, इसको भी आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है अंडर प्रेशर। तो जब आप प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो पहले आपको इसका सोडियम साल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसकी आपने एसिडिफिकेशन करनी है एंड यू विल गेट एसिड। तो फर्स्ट treat with carbon monoxide under pressure, you will get, then upon acidification you will get acid. Next method is and एस्टर्ट homologation. इसमें क्या है, एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलॉग, नेक्स्ट हायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप एसिटिक एसिड लेंगे तो वो प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो नेक्स्ट हायर होमोलॉग बन रहा है, इसी वजह से आंस्ट एस्टर्ट रिएक्शन को हम होमोलोगेशन भी बोलते हैं। तो एक कार्बन आपका एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, एसिड क्लोराइड को
ट्रीट करना है बाय नंबर ऑफ रिएजेंट। सबसे पहले आप एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं विद डाईएज़ोमीथेन। जब आप डाईएज़ोमीथेन से करेंगे तो आपका डाईएज़ो कीटोन बच जाएगा। फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है विद Ag2O। Ag2O के साथ ट्रीट करेंगे तो वो डाईएज़ो कीटोन कीटीन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका रहेगा, आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब आप कीटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दैट विल चेंज इनटू एसिड, हायर होमोलॉग बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर अगर CH3COCl आपका होता तो आपका CH3CH2COOH आपका बन जाता। तो ये आपके कुछ मेथड्स थे जिस मेथड से आप एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। लोअर मेंबर आपके लिक्विड्स होते हैं और लगभग 9 तक, अगर एलिफेटिक की बात करूं तो मैं 9 तक लगभग आपके लिक्विड्स होते हैं, 10 और उससे ज़्यादा आपके सॉलिड्स होते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं आपके दे आर जनरली कलरलेस सॉलिड्स। तो हायर मेंबर्स, हायर एलिफेटिक मेंबर 9 से ज़्यादा वाले, और एरोमेटिक आपके सारे दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे बेंजोइक एसिड आपका है, फर्स्ट मेंबर ही है एरोमेटिक का, तो वो आपका सॉलिड होता है। देन सेकंड पॉइंट कि मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट आप किसी एसिड का कंसीडर कर रहे हो जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो वो हायर होगा। किससे हायर होगा? नेक्स्ट लोअर मेंबर से भी अपने, और नेक्स्ट हायर मेंबर से भी। जो प्रीसीडिंग उसका लोअर वाला ओड है और जो उसका सक्सीडिंग हायर वाला ओड है, उन दोनों से उसका समवट ज़्यादा होगा। एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज अल्टरनेशन इफेक्ट और ओसिलेशन इफेक्ट। तो क्या होता है ये अल्टरनेशन इफेक्ट? कैसे, किस वजह से ये हो जाता है कि जो अगर आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाए हैं, इवन नंबर, तो 1 2 3 4। यहाँ आपके जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप और एसिड ग्रुप, ये अपोजिट साइड पे है। जबकि 5 वाले में देखिए आप, ये आपका ओड हो गया। 5 वाले में जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं दे आर ऑन सेम साइड। उससे क्या होता है कि जब आपके टर्मिनल ग्रुप यहाँ अपोजिट साइड पर होते हैं इवन वाले की केस में, तो उनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, दे फिट क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस। तो क्लोजली जब ये फिट होंगे तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जबकि ओड वाले में ये सेम साइड पर है, सेम साइड पर होने की वजह से दे फिट पुअरली इन द क्रिस्टल लैटिस एंड दैट्स वाई दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। देन नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कि अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो वैसा आप एल्डिहाइड ले लें, वैसा आप एल्कोहल ले लें और एसिड ले लें, तो एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समवट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको डाटा बताऊँ तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 होता है। एन प्रोपाइल एल्कोहल का भी 60 है मॉलिक्यूलर मास, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 370 होता है। और प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल जो अगर आप लें उसका 58 है मॉलिक्यूलर मास और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका 322 है। तो आप देख रहे हैं कि एसिड्स का सबसे ज़्यादा होता है। तो एसिड्स का ज़्यादा क्यों होता है? एसिड्स के अंदर जो OH बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होता है,
ठीक है, क्यों पोलर है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जैसे ये आपका एसिड है, एसिड का ये जो OH बॉन्ड है दिस विल बी मोर पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप टू द एडजेसेंट कार्बन एटम। इस OH के एडजेसेंट पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो OH बॉन्ड है आपका ज़्यादा पोलर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपके अल्कोहल में भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही यहाँ पर है, लेकिन अब जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपकी क्या होती है, इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? दिस इज़ ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और क्या होता है कि इनफैक्ट अगर आप वेपर फेज़ की बात करें या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो वेपर फेज़ और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन है, आपका बेंजीन है, ईथर है, इनमें ये आपके वेपर फेज़ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वेपर फेज़ में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, वेपर फेज़ में ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज़। तो वेपर फेज़ में भी आप देख रहे हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुए हैं, ये आपके दो अभी भी अटैच हैं वेपर फेज़ में भी। तो दैट्स वाई यू कैन से कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल से और एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर भी है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी है। इंट्रामॉलिक्यूलर वेपर फेज़ में भी एग्जिस्ट करती है और ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कैसे आप उनको बना सकते हो, कैसे आप उनकी नेमिंग कर सकते हो, और क्या उनका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। देन थोड़ा सा एक मैं सॉल्युबिलिटी और बता दूं कि जो ये लोअर मेंबर्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, और जैसे जैसे आपका R ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है सॉल्युबिलिटी का, तो वो पॉइंट स्लाइड बनानी मेरी रह गई। तो लोअर मेंबर्स आपके सॉल्युबल होते हैं और हायर मेंबर जैसे जैसे आपका एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करें तो वो पार्शियली सॉल्युबल होता है। राइट, थैंक यू।